गुड मॉर्निंग। 11वीं क्लास इतिहास विषय का हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, इतिहास की पुस्तक आपके है, उसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, है ना। पुस्तक का नाम है, यानी इसमें संपूर्ण विश्व का अध्ययन है। अगली साल आप 12वीं में पढ़ोगे भारतीय इतिहास, ठीक है। इसमें विश्व का इतिहास, विश्व के इतिहास को प्रारंभिक चरण से पढ़ेंगे इस किताब में। प्रारंभिक चरण से, उसके बाद में सभ्यताएं, उसके बाद में संस्कृति, व्यक्ति का उदय कैसे हुआ, इन सब का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं लेसन नंबर 1, है ना। लेसन नंबर 1 से पूर्व जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक आई है ना, 1 नंबर जो लेसन है वो समय की शुरुआत, यानी मानव की उत्पत्ति के विभिन्न स्वरूप कैसे हुई, इसके बारे में है। तो इससे पहले हम प्रारंभिक परिचय पढ़ते हैं कि इस लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो प्रारंभिक परिचय की यदि बात करें हम, प्रारंभिक परिचय या इसको कह सकते हैं प्रारंभिक समाज, मानव का प्रारंभिक समाज, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। अलग अलग विद्वान या अलग अलग इतिहासवेता मानव की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। कुछ कहते हैं कि पहले जो मानव था वो जानवरों की तरह ही, मतलब जानवरों की तरह उसकी उत्पत्ति हुई, वो भी जानवरों की तरह ही चलता था, दोनों हाथ आगे करके, या यूँ कहें 4 पैर ही थे, हाथ नहीं थे, चारों पैरों के आधार पर वो चलता था, पेड़ पौधों पर रहता था, इसलिए उसके जो पैर थे या हाथ जो थे उनका स्वरूप ऐसा था कि वो पेड़ पौधों को आसानी से, यानी वैज्ञानिक स्वरूप की हम बात करें तो वैज्ञानिक स्वरूप में होता क्या है कि जिस चीज़ को ज़्यादा यूज करते हैं, है ना, वो चीज़ वैसी हो जाती है। तो उस दौरान भी ऐसा ही हुआ कि उस समय का जो मानव था, प्रारंभिक जो मानव था, वो प्रारंभिक मानव जिसको हम कह सकते हैं कि 65 लाख वर्ष पूर्व, या कई किताबों में आपको 64 लाख भी मिलेगा, 64 लाख वर्ष पूर्व जब प्रकृति ये जो आग के गोले से ठंडी हुई है ना, तो बहुत सारे भगवान ने जीवों का निर्माण हुआ, बहुत सारे जीव जंतु उत्पन्न हुए। तो मानव भी उस दौरान एक जीव था, ठीक है। बंदर की तरह ही था, चारों पैरों से वो चलता था, और आदमी यानी जो बंदर था, या यूँ कहें कि जानवर जो था, मानव नागरिक जानवर, वो एक दूसरे व्यक्ति को मार सकता था, और उसके मार के उसकी खाल का प्रयोग करता था, उसके मांसपेशियों का प्रयोग करता था, उसमें जो मांस था उसका प्रयोग करता था, यानी एक तरह से बर्बर मानव था, ठीक है। ऐसे बर्बर मानव में धीरे धीरे क्या हुआ कि पहला जो मानव था वो तो चारों पैरों से चलता था, 4 पैर के बाद में उसे ऐसा महसूस होने लगा, है ना, कि वो 2 पैरों से, बाद का जो मानव है वो 2 पैरों से चलने लगा, 2 हाथ। अब हालांकि इन हाथों में शक्ति नहीं थी उस दौरान, इसमें हाथों में क्या नहीं थी, शक्ति नहीं थी, शक्ति का संचय नहीं था, लेकिन फिर भी मानव ने धीरे धीरे इसका प्रयोग, बांदर की तरह इस हाथ को हिलाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान कोई औजार बनाना है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाना है, तो इनका यूज होने लगा। शरीर पर जो बाल थे वो नष्ट होने लगे, जो दांत थे, जो जबड़ा था उसमें दांत, बड़े बड़े दांत होते थे, क्योंकि जिस चीज़ का ज़्यादा यूज करते हैं, तो पहले क्या था, कठोर चीज़ों को खाने के काम में लेते थे, इसलिए दांत बड़े बड़े थे, जबड़े बड़े बड़े थे। धीरे धीरे ये कम हुए और मनुष्य ने औजार वगैरह बनाना प्रारंभ कर दिया, मिट्टी के बर्तन बनाने प्रारंभ कर दिए, और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने अंकन करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक जीवन का जो मानव था वो बड़ा क्रूर था, और धीरे धीरे उनका विकास होता चला गया। तो हम बात करें मानव की, तो मेसोपोटामिया वर्तमान इराक के जो शहर हैं, यानी वो विशेष प्रकार से वहाँ मंदिरों के आसपास बसे हुए थे, मंदिर शैली का विकास बाद में हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास, या यूँ कहें विश्व के इतिहास को जानने के रूप में यदि बात करें तो पहले हमें आदि मानव को पढ़ना होगा, है ना। पहले हमें किसको पढ़ना होगा, आदि मानव। अब हम एक सारणी बनाएंगे, जिस सारणी के माध्यम से विश्व के जो अधिकांश देश हैं, इन देशों में से कौन से महाद्वीप में मानव किस समय
अस्तित्व में आया, इसकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई, कौन सी चीज़ों का इसमें विकास हुआ। तो देखो हम सारणी बनाते हैं, उसके बाद आगे देखो तिथिक्रम के हिसाब से यदि बात करें हम इतिहास को जानने की, तो एक थोड़ी सी सारणी बनाई है, बाकी आपकी किताब में पेज नंबर 5 पे और 6 पे, पेज नंबर 7 पर तिथिक्रम का अंकन दिया है अलग अलग महाद्वीपों में, है ना। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी महाद्वीपों का अंकन है। तो वहाँ से आपको तिथिक्रम का अंकन करना है। एक शुरुआती दौर में हम इस पर विचार करेंगे कि जो इतिहास है वो किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, है ना। तो देखो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। सबसे पहले व्यक्ति की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से मानी गई है, अफ्रीका महाद्वीप। अवशेषों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मानव की जो उत्पत्ति का कालक्रम है वो अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप की बात करें हम तो 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व तक ऑस्ट्रेलियोपिथेकस यानी व्यक्ति का आविष्कार हुआ था, और अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य भी उस दौरान हमें मिले। इससे पूर्व के हमारे पास साक्ष्य नहीं है। मानव की उत्पत्ति के पूर्व के केवल अनुमान लगाया जाता है, केवल आकलन किया जाता है कि पहले मानव ऐसा हो सकता था, है ना। कई जगह कुछ खोपड़ियाँ मिली हैं, कई जगह अवशेष मिले हैं, कई हाथ के अवशेष मिले हैं। तो उससे क्या कि वैज्ञानिक विधि से R1636 है ना, R30 एक साक्ष्य है, उसके आधार पर हम ये आकलन करते हैं कि ये जो जीवाश्म इतने साल पुराना हो सकता है ना। वोडिल फिशल पार्क हमारे यहाँ जैसलमेर में पास में ही है, वहाँ जाकर ये देखेंगे तो बहुत सारे पुराने साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो इसमें, तो उसके बाद में इसमें यदि बात करें हम, अग्नि का प्रयोग एशिया महाद्वीप में हुआ, यूरोप में उस दौरान कुछ नहीं था। यूरोप के कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है, यानी उस दौरान सबसे पहले हमारे अफ्रीका के साक्ष्य, यूरोप के नहीं। एशिया में अग्नि का आविष्कार हो गया था। और जो दक्षिणी एशिया है, रिवात में जो पाषाणकालीन स्थल मिले हैं, पाषाण मतलब पत्थरों का औजार बनाना वो लोग जानने लग गए थे। यानी यहाँ के जो अवशेष हैं इतने पुराने, रिवात वर्तमान पाकिस्तान में है ना, रिवात कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान में, यहाँ पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। इसके बाद बात करें इनसे 1 लाख पूर्व बात करें तो 5 लाख से 1.5 लाख तक प्राज्ञ मानव यानी होमोस्पिएसन यानी पहला मानव बन चुका था अफ्रीका में, है ना। कब, लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व से, आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व। यदि आप बात करें किताब की तो उसको यदि 1 वर्ष माने एक किताब को तो 5 लाख किताबों को पढ़ना पड़ेगा आपको। एक किताब को 1 लाख वर्ष भी माने तो 5 किताबें, है ना। 1 लाख 1 वर्ष किताब को माने तो 5 किताबें। 5 लाख वर्ष पूर्व पहला जो मानव था जिसका नाम है होमोस्पिएसन, है ना। पहला मानव का क्या नाम है, होमोस्पिएसन बना, जिसमें इस दौरान इसमें होमोस्पिएसन का आविष्कार हो गया था। लेकिन यूरोप महाद्वीप में उस दौरान अग्नि के साक्ष्य मिले हैं। यानी कौन से वर्ष में, 5 लाख से 1.5 लाख का जो कार्यकाल है इसमें हमें अग्नि के आविष्कार मिले हैं। और उसके बाद 1.5 लाख से जो 50,000 वर्ष है उसमें प्राज्ञ मानव के अवशेष हमें एशिया महाद्वीप में मिलते हैं, यानी इतना पुराना है ये। उसके बाद बात करें तो प्राज्ञ मानव जो होमोस्पिएसन है वो 30,000 वर्ष पूर्व तक किस महाद्वीप में हुई है, यूरोप में। यानी ये जो प्राज्ञ मानव है ये यहाँ कब मिल चुका था, 5 लाख पूर्व, है ना। यानी अफ्रीका महाद्वीप में 5 लाख वर्ष पूर्व मानव के अवशेष मिलते हैं। वहीं एशिया या यूरोप महाद्वीप में होमोस्पिएसन जो है उसका जो कब वर्णन मिलता है हमें 50,000 से 30,000 वर्ष पूर्व में। और 30,000 से 10,000 में गुफाओं का आविष्कार हो गया था। उसके बाद में गुफावास में चित्रकारियाँ होने लगी थी। यहाँ पर कुत्ते को पालतू बना लिया था एशिया महाद्वीप में 10,000 वर्ष पूर्व, आज से 10,000 पूर्व। यानी कुत्ता हमारा सदैव सहयोगी रहा है, उसको पालतू पशु के रूप में बना लिया गया था। एक भीम बेटका है, उसमें गुफा चित्र मिले हैं, गुफाओं में चित्र बनाए गए, यानी चित्रांकन को भी धीरे धीरे ये लोग सीख चुके थे। अभी हम अगला जो लेसन जब स्टार्ट करेंगे तो उस लेसन में समय तिथि क्रम के हिसाब से किस प्रकार मनुष्य रहता था उन सब का हम वर्णन करेंगे। तो हम एक आकलन कर रहे हैं कि उस दौरान ऐसा हुआ होगा, है ना। और इसके बाद में यदि बात करें हम 7,000 से 6,000 वर्ष तो पशुओं और कुत्तों का पालना यहाँ बना लिया गया था। सुअर पशुपालन हो गए थे। प्रारंभिक कृषिक बस्तियाँ आपके दक्षिण एशिया महाद्वीप में हो गई थी। एशिया महाद्वीप की बात करें तो सुअर और पशुपालनों का आविष्कार हो गया था। यहाँ पशुओं और कुत्तों को पालतू बना लिया गया था। इसके बाद में 6,000 से 5,000 वर्ष पूर्व की बात करें तो गेहूं और जौ की खेती होने लगी, कुक्कुट पालन होने लगा,
कृषि कार्य होने लगा, बाजरे का उत्पादन होने लगा, गेहूं और जौ का उत्पादन होने लगा। अलग अलग महाद्वीपों में मानव की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग समय और कालक्रम के साथ, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास जो मिले साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों के आधार पर हम इन सब चीज़ों का अंकन करते हैं कि ये जो स्थितियां हैं वो कितनी पुरानी हैं, क्या स्थिति है, इसमें किस प्रकार का मानव रहता था और इन्होंने कब कब कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन किया, सबसे पहले वो किस प्रकार रहता था, इसका हम अंकन करते हैं। तो ये एक सामान्य परिचय। बाकी जो शेष जो वर्णन है आप इसमें कि ये आपकी किताब है उसमें पेज नंबर 5, 6 और 7 में पूरी इंडेक्स दे रखी है। तो पेज नंबर आप किताब के जो पेज नंबर हैं उस पेज नंबर में 5, 6, 7 में आपस में सभी महाद्वीपों की तुलना, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है मतलब वर्तमान शासन स्थितियों की बात करें तो एथेंस में सबसे पहले लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान हो गई थी। एथेंस का शासन का स्वरूप कैसा था, इन सब के बारे में हम एथेंस नामक गणराज्य की बात करें तो एथेंस में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस प्रकार विद्यमान हुई, ये सब हम आपस में तुलना करेंगे। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 1 की। अध्याय 1, समय की शुरुआत। कैसे वर्तमान अस्तित्व तक मानव पहुंचा। आज वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य ने सब कुछ को अपने नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन एक बीमारी ने मनुष्य को घर के अंदर कैद कर दिया। ये सब कैसे संभव हुआ, चीन ने ये बीमारियां कैसे बनाई, यहां से लेकर और मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सब का अध्ययन हम आज इस अध्याय में करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न होता है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कब मानव अस्तित्व में आया। पहली बात यह है कि मानव कब और किस रूप में अस्तित्व में आया। तो ऐसा माना जाता है, लोगों की सी धारणाएं हैं कि आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम मानव कहते हैं। प्रादुर्भाव कब हुआ, आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व है, 56 लाख वर्ष पूर्व है। 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव उद्भव हुआ जिसे हम मानव कह सकते हैं। अब मानव का वो स्वरूप क्या था, वो कैसा भी है, लेकिन पहली बार जो मानव है आज से कितने लाख वर्ष पूर्व माना गया है, मानव की उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति मानी गई है, जिसे हम मानव कह सकते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक मानव की बात करें तो 1,60,000 वर्ष पूर्व, या इससे भी यदि कम की बात करें तो 8,000 पूर्व मानव के इतिहास की वर्तमान स्वरूप में ये मानव आया था। यानी मानव की पहली बार उत्पत्ति यदि बात करें तो यानी जो पृथ्वी पर एक आया उसको हम कहेंगे मानव, है ना। और ये कब आया, लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व है। ठीक है, ये तो हो गया पूर्व मानव, जिसके अवशेष केवल हमें सपनों में मिलते हैं, यानी ऐसे अवशेष कहीं भी नहीं मिले हैं। कितने वर्ष पूर्व के, 56 लाख वर्ष पूर्व का जो मानव था उसके अवशेष बहुत कम या नगण्य, कोई 1-2 अफ्रीका महाद्वीप में थोड़े बहुत मिले हैं, 1-2 अवशेष मिले, जिसके आधार पर हम ये अंकन कर सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, है ना। यानी पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पूर्व हुई। लेकिन उस दौरान का जो मानव था, 56 लाख वर्ष पूर्व का जो मानव था वो मानव नहीं, जानवर था। क्यों कि वो जानवरों की तरह ही व्यवहार करता था, उसको बोलना चालना नहीं आता था, जानवरों की तरह ही आवाज करता था, और चारों पैरों से, यानी पैर हाथ नहीं थे उस दौरान मानव के, चारों पैरों से ही वो इधर से उधर चलने का काम करता था। लेकिन वर्तमान स्वरूप धीरे धीरे क्या हुआ, पेड़ों के आसपास रहता था, पेड़ों पर चढ़ता था, तो उसके आगे के जो हाथ है, जो पैर हैं, आगे के पैर हैं, मान लो उस टाइम के आगे के पैर हैं वो थोड़े पैर पीछे के पैरों से कुछ लचीले हुए, और यहाँ तक कि उनकी जो हड्डियाँ थी इतनी मुड़ी हुई थी,
आज की तरह सीधी नहीं थी, हड्डियां इतनी मुड़ी हुई थी कि वो चाहे जैसे पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते थे। जानवरों की तरह से बंदर, पूर्व समय की बात करें तो आदि मानव जो था बंदर की तरह का था, जिसके केवल एक पूंछ नहीं थी, है ना। बंदर और मानव में केवल क्या अंतर था, केवल पूंछ नहीं थी, बाकी ऐसा ही व्यवहार था। बंदर की तरह ही वो बोलता था, बंदर की तरह ही बैठता था और बंदर की तरह इधर से इधर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ने का काम करता था। तो दौरान दूसरे लोगों पर, और एक चीज और थी भाई, अपना जीवन यापन ये कंद मूल खाकर जीवन यापन करता था, इधर उधर चलता रहता था, इधर से उधर भागता रहता था और मानव को मानव नहीं जानता था। किसी भी व्यक्ति को ये मार सकता था, यानी उस दौरान का जो मानव था ना, उस मानव को ये मार सकता था, उसकी खाल का वो प्रयोग कर सकता था और इसके जो मांस था उसको वो खाने का काम में, खाने के रूप में कार्य कर सकता था, या यूँ कहें खाने के काम में ले सकता था। इसके साथ में धीरे धीरे ये पेड़ों पर रहने लगा, तो पेड़ों के जो भी कंद मूल थे उनको खाने लगा। पेड़ों के कंद मूलों के साथ ही साथ उस दौरान आपने पढ़ा होगा तो अग्नि जैसी विषय वस्तु थी, अग्नि का आविष्कार धीरे धीरे होने लग गया था। तो इन सब का हम वर्णन करेंगे इसमें। तो आगे देखो, लंबे अरसे के दौरान दूसरों द्वारा लगभग 8000 वर्ष पूर्व मानव इतिहास के इस लंबे अरसे को दूसरे लोगों का मांस या मरे हुए व्यक्तियों का मांस निकालकर ये अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि आगे चलकर इन्होंने भोजन जुटाने के कई तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रहण करने यानी इधर उधर खाने की चीज़ों की तलाश बटोरने चला और यहीं से ये क्या हुआ, एक संग्रहक बन गया, है ना। मतलब इन्होंने पहला काम तो क्या था कि ये पास में ही रहता था। अब पास में रहता था तो चारों पैरों से चलता था, ठीक है। अब इन्होंने आसपास के जो लोग थे, कंदमूल था, इनसे अपना काम, लेकिन जब आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ खाने के लिए नहीं मिले, है ना। जैसे मान लो जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो वहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं यानी आवश्यक वस्तुएं नहीं है, तो आप एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाओगे, स्वाभाविक सी बात है। तो इन्होंने भी क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान किया। अब जब ये प्रस्थान करेंगे तो मानव इसमें, बंदर में या यूँ कहें इस मानव में थोड़ी सी बुद्धि थी उस दौरान। तो बुद्धि थी तो इनके जो भी आवश्यक सामान था, छोटा मोटा सामान कोई संग्रहण करने जैसे मारने का, उस दौरान इन्होंने पाषाणकालीन पत्थर बना लिए थे, पाषाणकालीन औजार बना लिए थे। अब मारने का जो सामान था जानवरों, क्योंकि शिकार करेंगे, मुख्य लक्ष्य इनका शिकार होगा। अब शिकार करेंगे तो शिकार करने के लिए इनके पास जो औजार है ना, पहली बात ये औजार बनाना सीख गए थे, तो बैठना सीख गए थे, क्योंकि बैठे बिना औजार नहीं बन सकते। फिर पत्थरों का इन्होंने आविष्कार कर लिया था। तो पत्थर के आविष्कार के बाद में इन पत्थरों को जब ये दूसरे क्षेत्र में उसके लिए आखेट के लिए निकले, पत्थरों को दूसरे क्षेत्र में आखेट के लिए जब ये निकल पड़े, तो उस दौरान इन्होंने क्या किया, अपने पाषाण जो थे, अपने औजार थे, उनको साथ ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। अब साथ ले जाएंगे तो चारों पैरों से चलेंगे, मान लो चारों पैरों से चलेंगे तो क्या उनको हथियारों को भी साथ ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते ना। अब इसलिए इन्होंने क्या किया, 2 पैरों से चलना प्रारंभ किया और हाथ में जो हथियार थे, है ना, उन हथियारों को ले जाना साथ में चालू कर दिया। अब जब हथियार साथ लेकर चलने, तो सामान्य मानव कैसा हो गया, चलने फिरने यानी सीधा, पूरे तरह सीधा नहीं लेकिन थोड़ा सा सीधा हो गया। पहले तो ये पूरा जानवर की तरह ही था, फिर थोड़ा सा सीधा हो गया, हाथ में हथियार। अब हाथ थोड़े मजबूत यानी पैरों की तुलना में कम मजबूत होने लगे, क्योंकि प्रेशर कम हुआ, आगे के पैरों पर क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ, क्योंकि जो प्रेशर था पूरे शरीर का, जो वजन था वो किस पे चला गया, पीछे वाले पैरों पर चला गया। इसलिए आगे के हाथ धीरे धीरे इनके बनने लगे। उस दौरान की यदि बात करें हम, तो इनकी जीवन शैली इस प्रकार की बन गई। हमें ये जो सब बातें हैं ये कहाँ मिलती हैं, किस स्वरूप में मिलती हैं? तो यदि बात करें हम तो उस दौरान के जीवाश्म पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारी की खोज से मिलती है। यानी हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं, यानी आदि मानव जो कैसा था, जंगली जानवरों की तरह जो था, है ना, उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रश्न आता है ये कि आदि मानव की जानकारी इतिहासकारों ने कैसे पता लगाई भी, उनको कैसे पता चला कि आदि मानव इस प्रकार का था, वो पैरों पे, चारों पैरों पर चलता था, चारों बंदर की तरह का था, पेड़ों पर चढ़ता था, वहाँ कंद मूल फापता था। फिर उन्होंने धीरे धीरे औजार बनाए। औजार बनाने के बाद में इन्होंने अपने औजारों को साथ ले जाने के चक्कर में उन्होंने 2 पैरों पर चलना प्रारंभ किया, और 2 पैरों पर चलने के साथ ही साथ इन्होंने दूसरों का आखेट करना प्रारंभ किया। ये सब बातों का हमें कैसे पता चले, किस प्रकार हम इस चीज़ों का पता लगाएं? तो इसके लिए हमारे पास 3 प्रमाण हैं, ठीक है। पहला प्रमाण है जीवाश्म, है ना, वोडियल फ्यूशियल पार्क बना हुआ है आपके जैसलमेर में। कभी भी आप जाओ तो वोडियल फ्यूशियल पार्क में आप जाकर
चूहे के दांत भी वहाँ कई वर्षों पुराने, और इधर बौद्ध धर्म से संबंध में जो बौद्ध की मूर्ति मिली है उनके अवशेष मिले हैं। तो वुडियल पार्शियल फारक या यूँ कहें जीवाश्म क्या, पहला प्रश्न तो आपको ये पूछा जाएगा कि भाई मानव को, आपको ये कैसे पता चला कि मानव की उत्पत्ति से पूर्व मानव ऐसा था। ठीक है, यानी यूँ कहें कि आदि मानव की जानकारी के स्रोत हमें कैसे, आदि मानव की जानकारी के स्रोत कौन से हैं, या आदि मानव का हमें कैसे पता चला। तो पहली बात तो हमें पता चलेगा जीवाश्म के माध्यम से। अब प्रश्न आता है जीवाश्म क्या होते हैं। तो लाखों वर्ष पूर्व कोई वस्तु किसी चट्टान की तरह कठोर हो गई, यानी किसी मलबे में दब गई है ना, और मलबे में दबने के बाद में क्या होता है कि वो चीज वैसी की वैसी कठोर हो जाती है, और कठोर चीज जो है वो कहलाती है जीवाश्म। ठीक है, यानी मानव जो था, मान लो किसी मलबे में दब गया और वहां वो था वैसा का वैसा, उसको कहीं भी श्वसन क्रिया, ऑक्सीजन नहीं मिली, और वहां का वहां वो पत्थर की तरह इंक्लूड हो गया, यानी चट्टान बन गया। उस चट्टान का अवशेष, या मानव है तो मानव ही रहेगा, है ना। तो ऐसे अवशेष को हम क्या कहेंगे, जीवाश्म। तो पहली बात तो उसको हम क्या करते हैं, R36 पद्धति के माध्यम से उसका आकलन करते हैं कि ये जो जीवाश्म है कितने वर्ष पुराना है, और उस दौरान उनका रहन सहन कैसा था। उस आधार पर हम केवल अनुमान लगाते हैं, पता किसी को नहीं उस दौरान, क्योंकि उस दौरान जो वहां का आदि मानव जो था वो बोलने की जो भाषा थी उनकी, वो समझते नहीं थे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें मिलते हैं जीवाश्म के माध्यम से। इसके बाद में आपने अभी पढ़ा एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में, ये यूरोप महाद्वीप में और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में कुछ गुफा मिली है ना, पढ़ा ना आपने। गुफाओं के बारे में मिला है कि 60,000 से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य गुफाओं का निर्माण हुआ। तो गुफाओं का निर्माण क्यों किया इन्होंने भाई, जंगली जानवरों से बचने के लिए। पेड़ों पर तो अब ये चढ़ नहीं सकते, पेड़ों पर आवास बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये पहले तो चारों पैरों से चलते थे, इसलिए पेड़ों पर चढ़ जाते थे। अब चारों पैरों के जगह इन्होंने 2 तो हाथ के रूप में काम लेना प्रारंभ कर दिया, और कितने बचे, 2 पैर बचे। इसलिए पेड़ों को छोड़कर ये किस में रहने लगे, गुफा। जो कोई ये था आपका पहाड़ था, उस पहाड़ को काटकर इन्होंने गुफा बनाने प्रारंभ कर दी, झोपड़ियां बनाना प्रारंभ कर दी। अब जब जिस गुफा में रहते थे तो उस गुफा में भी उनके कुछ अवशेष मिले हैं, और गुफा में अवशेषों के साथ ही साथ गुफा चित्र मिले हैं, गुफा चित्र कहते हैं इसे, है ना। गुफाओं में, जिस गुफाओं में रहते थे तो इन्होंने क्या, आज के टाइम में तो बहुत सारे मोबाइल वगैरह, टीवी, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इनके माध्यम से हम अपना मनोरंजन कर लेते हैं, लेकिन उस दौरान मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे हमारे पास, नहीं थे ना। तो मनोरंजन के साधन नहीं होने के कारण इनका जो काम था वो गुफाओं पर चित्रांकन ना, गुफाओं पर क्या बनाने चालू कर दिए भाई, इन्होंने चित्रांकन काम करना चालू कर दिया, या यूं कहे चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। जब ये गुफाओं पर इन्होंने चित्र बनाए तो उनके माध्यम से उस दौरान के कैसे चित्र थे, शिकार करते हुए थे, मानव कैसा था उस दौरान, उनका शरीर कैसा था, मतलब ये कैसा चित्र बनाते थे, भित्ति चित्र बनाते थे, दीवारों पर चित्र बनाते थे। भित्ति चित्रों के साथ ही साथ ये अपना वर्तमान स्वरूप के चित्र बनाते थे, जैसे वर्तमान में फोटो वर्तमान स्वरूप कहते हैं ना, और उस दौरान के जो चित्र थे वो भी वैसे थे। तो आगे की तरह झुके हुए थे, उनकी हड्डियां बाहर निकली हुई थी, वो शिकार करते थे, उनके हाथ में हथियार होते थे। हथियार किसके थे, पाषाण के, पत्थर के बने हुए होते थे। इन सब का वो किसके माध्यम से अंकन किया था, चित्रों के माध्यम से इनका अंकन करते थे, या यूं कहें चित्रकारी के माध्यम से इनका उस समय का अंकन होता था। तो देखो इसमें हमें दूसरी चीज ये है, तो सर्वप्रथम अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म जो है, इस जीवाश्म का पहली बात तो ये आधार हो गए कि भाई हमें किस किस में जानकारी मिलती है। तो पहले तो जीवाश्म में, और दूसरा जो चित्रांकन। अब चित्रांकन को तो सबने स्वीकार कर लिया, है ना। चित्रांकन जो है कि चित्र जो बनाए हुए हैं उसमें कैसा मानव था, किस प्रकार का मानव था, इसको तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जीवाश्म को इनकार कर दिया कि हम ये नहीं मान सकते कि उस दौरान ऐसा मानव था, और पता भी नहीं चले। ये तो मान लिया कि जीवाश्म इतने साल पुराना है, क्योंकि विज्ञान इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि एक पद्धति के माध्यम से उनके जीवाश्म का कार्यकाल तो निर्धारण कर सकते हैं कि इतने साल पुराना ये जीवाश्म हो सकता है, लेकिन ये कैसे आकलन करे कि ये मानव ऐसा था, इसकी विषय वस्तु ऐसी थी, इसकी पद्धति ऐसी थी, इसकी शरीर की बनावट ऐसी थी, ये हाथों का प्रयोग कम करता था, ये पैरों से
चारों पैरों से चलता था, धीरे धीरे 2 पैरों पर चलने लगा। ये कैसे पता चले? ये हमें गुफाओं के माध्यम से जो बनाए गए चित्र हैं उनके माध्यम से, लेकिन बाद में जीवाश्म के माध्यम से जैसे चित्रांकन हुआ ना, उस चित्रांकन का और इनका जब R36 मिलाया गया तो लगभग 1 मिला, तो इस जीवाश्म के आधार पर भी हम ये कहने लगे कि ये जो बनाए गए चित्र हैं वो एक जैसे ही हैं, दोनों की कार्य पद्धति एक जैसी है और दोनों एक ही तरह के चित्र हैं। तो देखो आगे, मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इस बात के साक्ष्य ने हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलती है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। आप ये मान सकते हो आराम से, या यूं कह सकते हैं कि मानव की जो आकलन किया गया वो विभिन्न प्रजातियों के माध्यम से हुआ है ना। विभिन्न प्रजातियां कैसे बांटी, उसके आधार पर ही हमने आकलन लगाया, विभिन्न समयों की प्रजातियों के आधार पर ही हमने ये आकलन लगाया कि अलग अलग प्रकार के मानव थे। अब प्रश्न आता है प्रजाति क्या, जैसे प्रश्न आता है जीवाश्म क्या है, वैसे अगला प्रश्न बनता है प्रजाति क्या है। तो प्रजाति से तात्पर्य है एक जैसे वंश के लोग एक जगह रहते हो, जो जनन प्रक्रिया जिसमें पाई जाती हो, उस समूह के एक जैसे विचारों को, जो दूसरे में किसी प्रकार का कोई जनन प्रक्रिया नहीं हो, किसी प्रकार की कोई शादी समारोह नहीं हो। आज के टाइम में हो गई ये चीजें, पहले ये नहीं था, केवल जनन प्रक्रिया के आधार पर, है ना, प्रजनन प्रक्रिया के आधार पर एक जैसी जाति के लोगों का जो रंग रूप है, उनका वेशभूषा है, उनका खान पान है, वो एक जैसा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। तो अलग अलग प्रजातियों के आधार पर, अलग अलग जातियों के आधार पर भी मानव, अब वर्तमान स्वरूप की बात करें तो अलग अलग प्रजातियों के आधार पर भी मानव की उत्पत्ति जो है वो हुई है। मानव की प्रजाति के जो विशेष अंश हैं वो भी इस रूप में हमें देखने को मिले हैं। इसकी खोज जो है इन्होंने लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम ऐसी चीज़ें खोजी गई जो विद्वानों ने जीवाश्म और पत्थर के आधार पर बनाए गए थे। एक बात और है, एक बाइबल के एक पुस्तक है, उसमें एक चीज़ लिखी हुई, ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त किया है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय सभी प्रकार के प्राणियों का निर्माण किया था। यानी हमारी जो पुस्तक है बाइबिल, इस बाइबिल में ये कहा गया है कि जब परमात्मा भगवान ने, सभी शास्त्रों में ये बात सही में लिखी हुई है, सभी शास्त्रों में, चाहे वो हिंदू धर्म के कोई शास्त्रार्थ हो, इस्लाम धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, सब धर्मों में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि जब मानव ने या भगवान ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो सभी जानवरों को, सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया, और बाद में अपने व्यवहार के कारण वो धीरे धीरे बोलना सीख गए। वो बोलना सीख गए, मानव हो गए, शेष जानवर हो गए, फिर प्रजातियां विभाजित हो गई। पहला एक मानव बना जिसे हम होमोस्पिएशन कहेंगे, और होमोस्पिएशन से पूर्व के जो मानव थे, जिसकी किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं थी, किसी प्रकार की कोई लिपि नहीं थी, न उनकी किसी प्रकार की कोई पद्धति थी, बिना पद्धति का ही वो अपना जीवन यापन करते थे। तो मानव की उत्पत्ति के बारे में यदि बात करें, हम चर्चाएं चल रही थी, उसी चर्चा में यदि हम बात करें कि ये जीवाश्म कैसे मिले, है ना, इन जीवाश्मों का आकार, इस जीवाश्म को स्वीकार इन्होंने कैसे किया, तो यदि स्वीकार की बात करें हम, तो उस दौरान हुआ ये कि जब एक मजदूर जर्मनी के डेस्लेफोर्ड नगर में, कौन से नगर में, जर्मनी के डेस्लेफोर्ड नगर में मजदूर एक निएडर घाटी थी, है ना, उस घाटी में काम कर रहे थे। ठीक है, जर्मनी के एक मजदूर, किसमें, जर्मनी के डेस्लेफोर्ड नगर की निएडर घाटी में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। अब काम करते हुए लोगों के पास एक खोपड़ी मिली, सिर केवल, है ना। जब खोपड़ी मिली तो पहले तो वो डरे, उससे डरने के बाद में उसका वहां से लिया, और एक जो व्यक्ति था कार्ल फुल्टरोज, जो ये एनालिसिस कर रहा था कि मानव का विकास कैसे हुआ है, लोग उसे पागल मानते थे उस दौरान, ये खोपड़ी उस पागल आदमी को सुपुर्द कर दी भाई। ठीक है, उस पागल आदमी को जब सुपुर्द कर दी तो इन्होंने पूरा आकलन किया, और आकलन करने के बाद में उसका चित्र बनाया, पूरा चित्र बनाकर इन्होंने ये तय किया कि ये जो मानव है वो वर्तमान समय का मानव नहीं, यानी वर्तमान की कोई खोपड़ी नहीं है, ये वर्तमान समय के पूर्व जन्म की कोई खोपड़ी, यानी पहले का जो मानव है उसकी खोपड़ी है। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक प्लास्टर ऑफ पद्धति अपनाई।
प्लास्टर ऑफ पद्धति से पूरा उसको शरीर के रूप में बनाया, और शरीर के रूप में बनाने के बाद में एक विश्वविद्यालय में, जो शरीर विश्वविद्यालय है, और जो शरीर विश्वविद्यालय है उसका नाम है बोन विश्वविद्यालय, जो शरीर रचना से संबंध में है ना, बोन विश्वविद्यालय जो शरीर रचना के संदर्भ में बात करता है, उस विद्यालय को इन्होंने सुपुर्द कर दिया। अब उस विद्यालय ने उस मानव का अंकन किया, और उस मानव में भी किसने किया? हरमन सोप हुसैन ने यह आंकलन किया। हरमन सोप हुसैन के पूरा आंकलन हुआ, पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद में इन्होंने पाया कि ये जो मानव है, इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक प्रकाशित में पाया कि ये जो मानव है वो बहुत पुराने मानव का शरीर है, जो आज का जो मानव है ऐसा मानव नहीं है, उनका रहन सहन अलग है, और वो एक जंगली जानवर की तरह केवल पूंछ विहीन जानवर है, जिसकी बोलचाल नहीं है, उनकी किसी प्रकार की भाषा नहीं। हम तो इसी आधार पर इसका आकलन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति उस दौरान हुई। फिर यदि इसकी बात को भी खोपड़ी के ऐसे व्यक्ति के जो बहुत समय पहले हुआ था, लेकिन लोगों ने इसे इनकार कर दिया। इसलिए मनुष्य के कर्मिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना हुई 24 नवंबर 1859 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, लिख लेना। 24 अक्टूबर 1959 को एक युगांतकारी घटना हुई, और युगांतकारी घटना क्या थी? चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीच में इन्होंने प्रकाशित किया, जिसमें 1250 प्रतियां प्रकाशित की, और 1250 की 50 प्रतियां हाथों हाथ बिक गई, है ना। और इस पूरी की पूरी पुस्तक में इन्होंने बताया कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। यानी मानव, हमने आज जो मैंने आपको पहले बताया, वो चारों पैरों से चलता था, पेड़ों पर रहता था, पेड़ों पर रहने के बाद में वो कुछ जानवरों को मारने के लिए पाषाणकालीन पत्थर के औजार बना लिए। ये सब उस पुस्तक में हमें आकलन मिलता है। बाकी जो चर्चा है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।